Namaskar. Well, today in my podcast, I've got a very distinguished academician and a man with the interaction of where he already speaks about earth sciences and also he is versed with technology. A man I should be made out, a man who should be called as a earth man, basically. Dr. Bhagwan Singh Chaudhary. He is now chairing and a chairperson of Geophysics Department of Kurukshetra University and a renowned expert in Geographic Information System, which we call as GIS, and better known as the man who really see the world, the earth from a distance, and a very renowned researcher and educationist. Today, I welcome him to my podcast. डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत मेरे दर्शक आपसे रूबरू होना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आज इस वार्ता के लिए। और मुझे अच्छा लगेगा कि जो भी मैं बातें हैं आपके दर्शकों के साथ शेयर कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या आपका जो मैं ये कहना नहीं चाहिए कि ये सब्जेक्ट और नॉन सब्जेक्ट की बात नहीं है। जब देश की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप में डिस्कशन में आ जाती हैं। आज के दिन जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो मेजर इशू है और कहा भी जाता है कि अगर कभी वर्ल्ड वार अब की बार हुआ तो वो वाटर इश्यूज पे होगा और उसके कई फॉल आउट्स भी होंगे। मैं उसी दृष्टिकोण को देखते हुए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हमने ये इंडस रिवर ट्रीटी हमारे और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, उसको हमने रोका है और जिसको हम सिंधु जल संधि भी कहते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका फॉल आउट क्या होने वाला है और अगर हमने ये डिसीजन लिया है, हम जानते हैं कि आज उसको हम एनिमी कंट्री के रूप में देख रहे हैं और आज के दिन जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो वी आर नॉट इन अ वेरी गुड टेस्ट एंड वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ द वॉर। जो कि वॉर ठीक है, आई कैन मेक इट आउट। yesterday night we were able to make some ceasefire, but I don't know how far it is going to be there. बट मेरा कहने का अर्थ है कि इसका क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं और आप इसको जो सिंधु जल संधि है, इसको जो भारत ने रोका है, वो उसका फॉल आउट क्या होने वाला बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है इसमें हमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो इस तरह के हमारे मुद्दे हैं उन पे हम विस्तृत चर्चा करें और हमारी जो ऑडियंस है उसके साथ भी हम इन चीज़ों को साझा करें। जैसा कि हम जानते हैं, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन भारत का पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क बने थे, तो उस समय ही ये जो वाटर का जो इशू था एक बड़ा ही डिविजिव इशू था, क्योंकि जब बाउंड्रीज हम डिमार्केट कर रहे थे तो उस टाइम पे इस तरह की सिचुएशन बनी कि पंजाब जो पाकिस्तान साइड में है उसके जो जल स्रोत थे, जो हमारे इरिगेशन हेडवर्क्स थे दो बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमारे इंडिया की साइड में थे। तो जब ये डिमार्केशन हुआ तो कई सारे इश्यूज क्रॉप अप हुए। जब क्रॉप अप हुए तो वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट करने की कोशिश की। और हम सभी जानते हैं कि अप्रैल 1 अप्रैल 1960 को ये समझौता हुआ, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी IWT या सिंधु जल समझौता बोलते हैं। और इसमें हमारे जो दोनों देश हैं, भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों ने बड़ी ही समझदारी से, मैं कहूँगा कि हम नेबर होते हुए भी इस संधि को जो 1960 में हुई थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने एक मीडिएटर की भूमिका निभाई थी, और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान से अयूब खान जो फील्ड मार्शल थे, प्रेसिडेंट थे, उन दोनों ने कराची में इसके ऊपर समझौता किया। और जिसके तहत वर्ल्ड बैंक ने बड़ा स्पेसिफिक इंडिकेशंस हुई हमारी और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें जो इंडस, चिनाब और झेलम है, ये जो तीन नदियां हैं जिनको हम वेस्टर्न रिवर्स, पश्चिमी नदी बोलते हैं, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो उनका जो राइट था वो पाकिस्तान के पास था। और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जिनमें रावी, ब्यास और सतलुज है, तो उनका जो वाटर यूज का राइट है वो हमारे पास में है। उसके साथ साथ में एक और, क्योंकि हमारे साथ एडवांटेज ये था कि हम अपर राइपेरियन स्टेट जहाँ से भी नदी निकलती है और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है तो वो अपर राइपेरियन स्टेट है, और जो डाउन वाला है उसको
डाउन राइपेरियन स्टेट बोलते हैं। जो अपर राइपेरियन स्टेट है तो नेचुरली उसका एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज रहता एडवांटेज है। होता है, ठीक है तो जी। उस एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए मतलब भारत ने एक बड़ा, मैं तो कहूंगा कि उस समय बड़ा दरियादिली दिखाई। और जो वर्ल्ड बैंक ने बात की कि भाई आप जो वेस्टर्न रिवर हैं उनका केवल जो 20% हिस्सा है वो आप नॉन कंजम्पटिव यूज, नॉन कंजम्पटिव यूज का मतलब होता है कि आप इसको एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए और उसके साथ में हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, जो एक आपका रन ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट्स के रूप में, जिसमें कि हम पानी को केवल डाइवर्ट करेंगे लेकिन उसका हिस्सा हम रोक नहीं पाएंगे, यूज नहीं करेंगे। तो उस 20% हम यूज कर सकते हैं उसका, जो 80% है वो पाकिस्तान के हिस्से में होगा। जबकि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं तीनों, उसके ऊपर हम अपने हिसाब से ये बना लागू सकते हैं, करेंगे। लागू करेंगे। तो थोड़ा सा अगर मैं आप चाहें तो मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताना नहीं चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम इस विषय ही हमारा यही है जी आज। जी। तो अगर इसके हम इतिहास में जाना चाहें तो मेरा ये मानना है कि जो इंडस रिवर है वो हमारे इंडिया एज ए नेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। और इसमें हम सभी जानते हैं कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, थर्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अंदर जो इंट्रिकेसीज हैं कि इनका जो उद्गम है, जैसा हम सभी जानते हैं कि माउंट कैलाश जो मानसरोवर लेक है वहां से इसका उद्गम होता है, तिब्बत में जो ग्लेशियर हैं। और ये ग्लेशिएटेड रिवर है और इंडिया के अंदर ये लद्दाख से पास होकर जाती है। इसका जो ओरिजिन है वो करीब 5,555 मीटर पर है, एलिवेशन पर है। और ये की लंबाई है जो हम कह सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ एशिया। और जिसमें आप खुश होंगे ये बात जान के कि 3200 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। क्या बात। और इसका जो टोटल एनुअल फ्लो की बात करें तो नील रिवर जो है हम्म। वो नील नदी से भी 2 गुना है, अच्छा। इतना इसके अंदर पानी है। तो इन सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए जो दोनों कंट्रीज थे उनका आपस में जो हिस्सा था कि पानी का हिस्सा दोनों कंट्रीज को मिले, तो उस हिसाब से ही ये जो 3 ईस्टर्न रिवर थी वो हमारे पास में आई और जो वेस्टर्न रिवर थी वो पाकिस्तान के पास चली गई। नहीं डॉक्टर साहब, अब इशू यहीं से निकलता है कि ये तो हमने ट्रीटी किया और उस हिसाब से पानी जाने लगा, या पानी पानी का हिस्सा हमें मिलने लगा। बीच बीच में ये बात जरूर उठती रही कि शायद हमें कुछ पानी का हिस्सा, जो हमारा हिस्सा है वो तो हमें है, जो उनका हिस्सा है वो हमें कम मिलता है। उसके रीजंस जोग्राफिकल हो सकते हैं, उनके रीजन वेदर भी हो सकते हैं, उसके रीजन कुछ और भी हो सकते हैं। और मैं खास तौर पे, क्योंकि मैं उस निटी गिटीज में बहुत ज़्यादा ना जाते हुए, मैं ये मानना चाहता हूँ कि आज के जो आधुनिक तकनीकें हैं, जी जिस पे डॉक्टर साहब आपकी बहुत बड़ी आपकी रिसर्च भी है, आप उस पे काम भी करते हैं, क्या ये जीआईएस तकनीकों से हम यार जो ये जल विवाद है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे भी तो हम देख पाते हैं कि कई बार हमारे स्टेट्स के होते हैं, उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले कि जीआईएस के अंदर भी इससे हमें कुछ ना कुछ मदद मिल सकती है और हम इन चीज़ों को काफ़ी हद तक सॉल्यूशन की ओर लेके जा सकते हैं। हाँ, मुझे मैं उसमें अभी एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये विवाद का मुद्दा है। तो कल जब सीज फायर हुआ तो भारत सरकार की ओर से एक बात की क्लैरिफिकेशन जरूर आई, और उन्होंने कहा कि ये जो विवाद है, ये विवाद अब विवाद ना मानते हुए हम इस पे अभी कोई बातचीत शायद नहीं करना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रीटी आज भी एबेंस पे है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जीआईएस इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भाई साहब आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा जीआईएस है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक एनालिसिस टूल के तौर पे हम इसको यूज करते हैं और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में इसको यूज करते हैं। और इसके लिए जो इनपुट होते हैं वो हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डाटा हैं, ऑब्जर्वेशनल डाटा हैं, जो ग्लेशिएटेड रीजन्स को कवर करते हुए, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था कि वी आर हैविंग ए आई इन द स्काई, जी। कि हमारे पास में अर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइसेस हैं। इन अर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइसेस को यूज करके जितने भी हम अलग अलग तरह के थेमेटिक मैप तैयार करते हैं, जिनमें आपका के क्रायोस्फीयर ग्लेशिएटेड रीजन कितना है, किस तरह से उनका रिट्रीट हो रहा है, किस तरह से मेल्टिंग हो रही है, कितना रन ऑफ हो रहा है, तो ये सारी चीजों की बड़ी हम एग्जैक्ट और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में कितना रन ऑफ होगा, जैसे अभी अच्छा। मैंने बात की कि करीब नील से डबल इसका एनुअल आउटफ्लो है रिवर के अंदर। तो इन सारी जो साइंटिफिक आंकड़े हैं
इनको हम बड़े अच्छे तरीके से निर्धारित कर सकते हैं, और इसके आधार पर हम जो अदर मेजर्स हैं, जैसे कितना वाटर किसको यूज करना है और कितना एक्चुअल यूज हो रहा है, और उसके साथ साथ में कि हमारा जो एनुअल फ्लो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में, जैसा आपने कहा कि भारत ने बड़ा स्पष्ट तौर पे अपना स्टैंड क्लियर किया है कि कल का जो सीज फायर है इसका इंडस वाटर ट्रीटी अभियान से कोई लेना देना नहीं है। उसके कई कारण हैं, मैं हम्म, थोड़ा सा इसके कारणों में जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जो डिमांड है ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम इसकी संधि की बात करते हैं, तो संधि जब 1960 में हुई थी तो उसमें एक परमानेंट कमीशन बनाया गया था, अच्छा। जिसको परमानेंट इंडस कमीशन के नाम से जाना जाता है। हम्म, और इसमें दो कमिश्नर्स हैं दोनों देशों से, एक भारत से और एक पाकिस्तान से। जी। इन दोनों कमिश्नर्स की ये जिम्मेवारी है कि अगर कोई भी क्वेश्चंस रेज होते हैं तो उन क्वेश्चंस को हम अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको लोअर लेवल पे हम डील करें, अगर कोई डिफरेंसेस हैं उनको हम एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के माध्यम से, जो कि इस प्रोविजन का हिस्सा है। ये जो जी। ट्रीटी थी करीब 85 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर 12 आर्टिकल हैं और बहुत सारे एनेक्शर्स हैं, जिनमें पूरा डिटेल में ये सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन हुआ क्या कि 2013 के अंदर जो हमने किशन गंगा, एक ये जो आपकी ट्रिब्यूटरी है झेलम की, उसके ऊपर एक किशन गंगा डैम बनाया। जब ये डैम कंस्ट्रक्ट किया तो उस टाइम पे हमें जो झेलम है और चिनाब है, इन दोनों नदियों के ऊपर अगर हमें कोई डैम कंस्ट्रक्ट करना है तो उनके स्पेसिफिकेशंस भी डिफाइन किए गए थे कि भाई इससे आप ऊंचा नहीं बना सकते हो, इसमें इससे ज्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहां पे शायद वहां पे कम फ्लो उनको मिले। तो जो किशनगंगा डैम था 2013 में, उस टाइम पे एक आर्बिट्रेशन हुआ, और आर्बिट्रेशन में ये कहा गया कि आप एक मिनिमम लेवल से लोअर फ्लो नहीं कर सकते, आप इससे ज्यादा पानी नहीं इकट्ठा कर सकते। जी। 2016 में फिर उड़ी के अंदर जो अटैक हुआ था, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई वाटर एंड ब्लड के नॉट फ्लो टुगेदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ही स्पष्ट संदेश था कि जी। भाई हमें अब इसके ऊपर रीथॉट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में आप समझ सकते हैं कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं जी। आज के टाइम में, जी। और क्लाइमेट के चेंज के साथ साथ में हमारी जो डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं हम्म, उनकी हम बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें अब फोर्स कर रही है ये रीथिंक करने के लिए हम्म, कि हमारा जो शेयर है वो जस्टिफिएबल होना चाहिए, और वो जस्टिफिएबल शेयर हम यूज कर पाएं। तो मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा ही स्पष्ट संदेश था पोस्ट पहलगाम अप्रैल 2025 की। अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने बड़ी ही समझदारी से और बड़ा प्रूडेंट निर्णय लिया है, क्योंकि इससे हमारे बड़े लंबे समय से हम बात करते आ रहे हैं कि भाई इस ट्रीटी को रिविजिट किया जाए, क्योंकि ये 1960 में बनी थी। जी। उसके बाद में जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसमें बहुत चेंजेस आए हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन से उनमें बहुत चेंजेस आए हैं। जी। तो उन सारों को ध्यान में रखते हुए हमें दोबारा से इसको रिविजिट करना चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं हुआ, और इसी वजह से फिर हमें यूनिलेटरल डिसीजन लेना पड़ा। हालांकि अगर हम इस नेगोशिएशन की बात करें तो इसमें बड़ा स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है कि भाई कोई भी एक पार्टी से विड्रॉ नहीं कर सकती, दोनों म्यूचुअली विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये राइट है कि अगर हम विड्रॉ कर जाते हैं, उसके बाद में अगर ये वर्ल्ड बैंक के पास भी जाते हैं या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, दे कैन नॉट फोर्स अस बिकॉज इट इज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट। सो करेक्ट। इन सारी चीजों में मेरा ये मानना है कि अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, वैज्ञानिक आंकड़ों की बात करते हैं, तो वहां पर जीआईएस का एक बड़ा ही पोटेंट रोल है, जो हमें और इसी के बेसिस पे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने पूरा ये जो हमारी इंडस रिवर बेसिन है इसका बड़ा ही साइंटिफिक कैलकुलेशन किया हुआ है, और उसके बेसिस पे ही इंडिया जो अब स्टैंड ले रही है कि वी रिक्वायर अवर जस्टिफिएबल शेयर, इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है इन्हीं कारणों से और ये डिस्कशन जाते हुए हमें लगने लगा था। पर डॉक्टर साहब, बड़ी मजाक की बात ये हो रही है कि लड़ाई तो हमारी पाकिस्तान से चल रही थी, ये अचानक हम बड़े भाई के साथ कहाँ भिड़ गए? पंजाब और हरियाणा का अचानक ये पानी को लेके ये दोबारा से मुद्दा का उठ जाना, जबकि हम अपना जस्टिफाइबल शेयर जो एसवाईएल के थ्रू लेना चाहते थे, जिसको उन्होंने रोका। और आज के दिन ये एक और बड़ा बड़ा पैन इंडिया मुद्दा बना कि हम अब वाटर इश्यूज के साथ दोबारा से कटघरे में खड़े हो गए दोनों के दोनों। और पंजाब, जबकि हम हमारे बड़े भाई बोलता है, पर उसका कभी एटीट्यूड वैसा नज़र नहीं आया। और आज हरियाणा का पानी वो रोक रहा है। इस विषय में आपका क्या कहना है?
भाई साहब ऐसा है, देखो, बड़ा इंट्रिकेट मुद्दा है और आपने बड़ा सही तरीके से इस बात को रखा है कि जब, अगर हम आज से 1966 से 1 नवंबर 1966 से पहले की बात करते हैं, मेरा तो बर्थ ईयर है तो मेरे को 66 बड़ा डियर लगता है। और अच्छा। जब 1 नवंबर की बात करते हैं तो हरियाणा के लिए बड़ा डियर है। और हम जैसा कि बड़े भाई की तरह ट्रीट भी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब हम पानी के शेयर की बात करते हैं तो वहाँ कहीं पे जिस तरह का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए होना चाहिए था, और जितना एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स हमने नेगोशिएट किया हुआ है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें जितना पानी मिलना चाहिए था उससे करीब 2/3 हिस्सा ही हमें मिल रहा है। जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे जो चाहे हिसार की बात करो, चाहे सिरसा की बात करो, चाहे रूरल एरियाज की बात करो, क्योंकि हमारा जो जल है उसमें बहुत सारा एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, उसके साथ साथ में हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स को भी ये पूरा कर रहा है। जी। तो उसमें हमारा जो शेयर है उससे करीब हमें 2000 क्यूसेक्स लेस पानी हमें मिल रहा है, अच्छा। मतलब कि करीब 2/3 हिस्सा हमें मिल रहा है। जी। तो ये हमारी तरफ से बड़ी वाजिब और बड़ी जस्टिफिएबल डिमांड थी कि पंजाब हमारा जो शेयर है वो हमें दे, जिसकी वजह से जो हमारा, मतलब हम एक्स्ट्रा की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। और वो जो हिस्सा है वो हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके साथ साथ में हमारी जो खेती की रिक्वायरमेंट है, उन सारों को पूरा करने में हमें मदद करेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा की तरफ से बिल्कुल ही, मैं साइंटिफिक बेसिस पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ही वाजिब डिमांड है। और पंजाब सरकार को बजाय कि वो पानी वेस्ट जाए और नीचे जो है ना वो अरब सागर में जाके मिले, हमारा जो हिस्सा है हरियाणा का, वो हरियाणा को मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, आपने बहुत ही स्पष्ट तौर पे ये बात कही। पर मैं अब अपने आखिरी दौर पे इस बात को ले जाना चाहता हूँ। आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत हमारे दर्शकों के लिए क्लियर भी किया। अब मेरा ये सवाल बनता है डॉक्टर साहब, वो क्योंकि आप एक टीचर भी हैं और आप इस बात को समझते भी हैं कि पॉलिटिक्स और खास तौर पे आई शुड से साइंस, ये रिवर सिस्टम में कैसे अपने आप को रोल प्ले कर सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट को मेरा मेरा खुद का मानना है कि कॉन्फ्लिक्ट को कम भी करें, और जिसका जो है, क्योंकि वाटर इज समथिंग विच इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। किसी का हिस्सा हमें ले भी नहीं लेना चाहिए और हमारा हिस्सा हमें हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, हाउ साइंस एंड पॉलिटिक्स कम टुगेदर टू सॉल्व दिस पैन इंडिया और इंटरनेशनल वाटर इश्यूज। वैसे बहुत अच्छी बात आपने कही है, और मैं इसको थोड़ा सा अप टू डाउन जाना चाहूँगा। कि जैसे आपने, पहले हमने इंडस वाटर ट्रीटी से शुरू किया, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत ने बातें कही हैं उनका इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा है। और उसका कारण ये है कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर का इंडस वाटर है, उसका जो 80% वाटर है वो आपका एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है, और उसके साथ साथ में जो 20% वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। और पाकिस्तान की मेजर डिपेंडेंसी इंडस वाटर के ऊपर है। और हमारा भी अभी इमीडिएटली, अगर मैं कहना चाहूँ कि आज अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पानी को बिल्कुल रोक देंगे, या भारत ये सोचता है कि हम पानी को रोक देंगे, तो वो मुझे नहीं लगता इम्पॉसिबल तो है, फिजिबल है, हाँ हाँ। इम्पॉसिबल है। जी। रीजन उसके दो हैं। पहला रीजन है कि हमारे पास अभी उस तरह का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। और उसके साथ में जैसे मैंने बताया कि जो टोटल फ्लो है, वो फ्लो हमारा करीब नील रिवर से 2 गुना है एनुअली। तो जी। उस पानी को चैनलाइज करना, उसके लिए बड़ी बड़ी कैनाल्स ले करना, उसके लिए रिजर्वर्स बनाना, और उसके साथ साथ में जैसा कि हम देख रहे हैं पीछे, कि अगर बड़े रिजर्वर्स हम बनाते हैं तो उनसे साइस्मिसिटी भी इंड्यूस होती है। जी। जैसे कि कोयना डैम की हम बात करते हैं, तो वो बड़ा रिजर्वर है जिसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक्स के आने की भी संभावना रहती है। बढ़ तो जाती है। वो एक फिजिबिलिटी, लेकिन हाँ, अगर हम इस पानी को थोड़ा सा भी रेगुलेट कर पाते हैं, डाइवर्ट कर पाते हैं, और हम अपनी विल पे बिना, क्योंकि इसका एक ये है कि अगर हम इससे बैकआउट कर जाते हैं तो हम कोई भी डाटा पाकिस्तान को देने के लिए मजबूर नहीं होंगे, वी विल जी। नॉट बी शेयरिंग। जी। उनका कोई भी कमीशन हमारे यहाँ की विजिट नहीं कर सकते कि भाई आपके पास में हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है कि नहीं है, आपने वो डाटा हमें शेयर किया है कि नहीं है। हम्म। दूसरा, जो फ्लड की प्रोपेंसिटी है, क्योंकि जी। जब डाटा शेयर नहीं करेंगे तो कल को अचानक अगर पानी जाता है और उससे बाढ़ के बढ़ने के चांसेस होंगे, तो ये बहुत सारे इंप्लीकेशंस हैं। जी। लेकिन हम अपनी
बात करें तो हमारे पास में अभी भी हमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत सारा इंप्रूव करने की जरूरत है। हमें भी एग्रीकल्चर में यूज की जरूरत है, और उसके साथ साथ में हमारे दोनों जो प्रोजेक्ट हैं, जो मैंने जिक्र किया आपने किशन गंगा गंगा। डैम का, और उसके साथ में रेटल डैम। अच्छा। जो रेटल डैम जो है वो आपका चेनाब के ऊपर है और अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी के बेसिस पे एक इशू हुआ कि भाई आप जो रेटल डैम है उसमें करीब 850 मेगावाट कैपेसिटी है। अच्छा। इन दोनों को ही हम एनहांस कर सकते हैं, हमारी हाइडल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है हम्म। कंट्री की, उसको बढ़ा सकते हैं। तो जी। ये तो हमारा नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे आप कहें, यहाँ पे भी मेरा ये मानना है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू भी मीडिएशन हुआ था, कि हमारे अगर साइंटिफिक जॉइंट साइंटिफिक वर्किंग ग्रुप्स बनते हैं, जी। तो वो जॉइंट साइंटिफिक वर्किंग ग्रुप से हमारे पास में जो एक्यूरेट डाटा अवेलेबल होगा, और उसके साथ में हमारी एनालिसिस कैपेबिलिटीज बेटर हो जाती हैं, जी। बिकॉज इट्स ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जब हम जीआईएस ट्रू। की बात करते हैं। और साइंस का मेन मकसद होता है कि हम जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हम जस्टिफाइड और जस्टिफिएबल रूप में उनको यूज कर पाए। जी। अब अगर मैं हरियाणा की बात, हरियाणा पंजाब की बात करूं, हम जानते हैं कि चाहे वो हरियाणा की बात है या पंजाब की बात है, चाहे इसरो ने बहुत सारा डाटा हमारे पास में अवेलेबल है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइसेस के साथ साथ में जीआईएस के अंदर हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं, जिनमें नॉट ओनली अबाउट द बेसिन कि पूरा जी। वाटरशेड एरिया कितना है, पूरा कैचमेंट कितना है, इरिगेशन कमांड एरिया कितना है, उसके साथ साथ में जो एक्चुअल वाटर शेयर है दोनों का कितना यूज कर रहे हैं और कितना एक्चुअली है, तो वो सारे डाटा हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मेरी बड़ी कंसीडर्ड ओपिनियन है कि अगर हम साइंटिफिक इनपुट्स के साथ में जुडिशियसली दोनों स्टेट्स बैठ के अगर हम एक इस समझौते को रियल सेंस में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो साइंस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, बिल्कुल। बिना किसी राजनीतिक दबाव के। मुझे मैं यही जानने के लिए डॉक्टर साहब आपसे मैंने ये सवाल किया, और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि साइंटिफिक तौर पे ही चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अब डॉक्टर साहब यहाँ से एक छोटा सा सवाल और निकला, मैं आपसे वो जवाब जानना भी चाहूँगा कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। जी। अब ये पानी का शेयर हम ले रहे हैं या पानी के ऊपर कर रहे हैं, पानी का वेस्टेज भी बहुत है, और राइट टाइम राइट फ्लो ऑफ वाटर हमें नहीं मिल पाता, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। पर उसके लिए एक विजन जो तैयार हुआ था, विजन डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो उस पर मैं एक छोटा सा आपको मतलब व्यू मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अगर आप हमारे दर्शकों को इसका भी दे दें, उससे हमारा ये शायद हमारा सार्थक भी होता हुआ दिखाई देता है। थैंक यू भाई साहब, और बहुत ही अच्छा और पर्टिनेंट इश्यू जो इसी से रिलेटेड है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कहूँ कि भारत की जो आने वाले समय में नेशनल वाटर सिक्योरिटी को लेके अगर मैं बात करूं, तो एक छोटे से आंकड़े के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि अगर मैं 2050 की बात करता हूं, तो हमारे पास जो टोटल वाटर अवेलेबल होगा उस टाइम पे, और जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो टोटल डेफिसिट है वो करीब करीब 29% है। अगर हमारे पास 100 लीटर पानी अवेलेबल है, हमारी रिक्वायरमेंट 129 लीटर की होगी। इसका मतलब यह है कि हमारे पास में 29% का डेफिसिट होगा 2050 तक। जी। और एक छोटा सा आंकड़ा इसके साथ में, जैसे कि हम कहते हैं कि वाटर स्केर्सिटी रीजन, जी। वाटर स्केर्सिटी रीजन का मतलब है कि हम 1000 क्यूबिक मीटर, जी। मतलब वाटर से एक 1000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर एनम, अच्छा। ये आम रिक्वायरमेंट है अगर हमें वाटर स्केर्सिटी रीजन से ऊपर रहना है। तो अगर इससे डाउन चली जाती है तो वी विल से दैट द पर्सन आर लिविंग इन द वाटर स्केर्सिटी रीजन्स। रीजन। तो इसमें हमारी जो, जब हमारा 1951 की मैं बात करूं, तो उस टाइम पे हमारा करीब 5100 क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल था, जो जी। अब घट के करीब 1367 के आसपास आ गया है। जी। और हमारी जो प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताई, तो 29% का जो डेफिसिट है, अगर हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर पाते हैं, जी। तो हम करीब करीब 18.2% अच्छा। मीनिंग देयर बाई के ओनली 11%, 11.2% डेफिसिट विल रिमेन। जी। तो इंटरलिंकिंग और रिवर की महत्ता नंबर एक तो यहाँ से समझी जा सकती है कि इनके जुड़ने से हमारी जो वाटर सिक्योरिटी है वो सस्टेनेबल बेसिस पे एंश्योर होगी। ठीक है। दूसरा, जब हम बात करते हैं इंटरलिंकिंग की, तो हमारा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे पास कुछ रिवर बेसिन ऐसी हैं जो वाटर सरप्लस हैं, जिनकी वजह से बाढ़ आती है। हमारे पास कुछ रिवर बेसिन ऐसी हैं जो वाटर डेफिसिट है, जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास में सूखे की दिक्कत रहती है। तो अगर हम अप्रोप्रिएट वे में थ्रू द सैटेलाइट इमेजरी एक पाथ लेआउट कर पाते हैं कि इस रिवर को हम इसके साथ कनेक्ट करें, तो ग्रेविटेशनल, जो नेचुरल ग्रेविटेशनल फ्लो है वो हमें मिलेगा, और हम पानी को इजीली डाइवर्ट कर सकते हैं। इसकी एक कंडीशन होती है कि जिस रिवर से हम पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं
जो मिनिमम बेस फ्लो है जिसको हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि वहां पे जो एक आप कह सकते हो कि वाटर इकोसिस्टम है जी। वो डिस्टर्ब ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम पानी को दूसरे जो रिवर सिस्टम है जो हमारा मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सूखे की स्थिति ज्यादा होती है, तो जी। उन क्षेत्रों में अगर डाइवर्ट करेंगे तो 18.2% हम पानी की सिक्योरिटी है जो जो डेफिसिट है उसको भरपाई कर पाएंगे। और बाकी 11.2% के लिए भाई साहब आपको पता है हरियाणा सरकार ने खास तौर पे कई सारी स्कीम शुरू की हुई हैं जिनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो साठी को बैन करना था 2008 के अंदर, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। मेरा पानी मेरी विरासत। हाँ, और अभी बिल्कुल। बजट में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो कैश कंपेंसेशन है उसको 7,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया है। जी। और उसके साथ साथ में जैसे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग है, तो जी। मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीजों को अगर हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के साथ में आगे लेके चलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो आने वाले समय में हमारी जो पानी की समस्या है उससे निश्चित तौर पर निजात पा सकते हैं। बहुत अच्छा। और डॉक्टर साहब आपने तो बहुत कुछ हमारे दर्शकों को लिए, और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी क्वेरीज शायद आज सेटल कर पाए हैं। ये क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत देर तक बात की जा सकती है, पर आपने बहुत ही संक्षेप में और बहुत अच्छी तरीके से आंकड़ों के साथ हमें ये बताने की कोशिश करी। आज आप मेरे पॉडकास्ट में आए और आपने अपना समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और डॉक्टर साहब, वेरी मच एंड वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल presence in my podcast. Thank you very much. थैंक यू नमस्कार। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपने मौका दिया कि मैं आपके दर्शकों के साथ में रूबरू हो पाऊं और इस जो ज्वलंत मुद्दा है उसके ऊपर अपनी बात रख पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब।